इस वीडियो में हम देखेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के अंदर जो इक्वेशंस होती है उनको कौन कौन से मेथड से सॉल्व करते हैं, कैसे इनकी वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं या तो ग्राफिकल एक क्वेश्चन आ सकता है या फिर वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहले एक थोड़ा सा जस्ट इंट्रो की तरह देख लेते हैं। अगर हमारे पास दो वेरिएबल के अंदर दो इक्वेशन है, फर्स्ट इज a1x plus b1y equals to c1 and the second equation is a2x plus b2y equals to c2। अगर हमारे पास ये दो इक्वेशन होती है तो ये दोनों इक्वेशन का जो पेयर है वो तीन तरीके से हो सकता है। पहला तरीका इसका क्या है कि एक्चुअल में ये जो इक्वेशन है ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो लाइन देखिए तीन तरह से हो सकती है। कैसे कि या तो लाइन दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, या फिर दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल चले, या फिर दोनों लाइन एक दूसरे के कोइंसिडेंट हो। कोइंसिडेंट मतलब क्या होता है कि दूसरी लाइन भी उसी लाइन का ऊपर है। तो हमें ये जो तीनों कंडीशन है, कई बार ये भी एक नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। इन दोनों के जो कोफिशिएंट है एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट है और c1 और c2 जो कांस्टेंट है, इन तीनों से भी हम पता कर सकते हैं कि वो लाइन कौन सी है। तो देखिए, फर्स्ट कंडीशन, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 है, अगर हमारे पास ये गिवन है तो फिर वो कौन सी लाइन होगी? कोइंसिडेंट लाइन होगी। ओके, ये हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन होगी। अगर दूसरा मैं लू a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट c1 और c2 एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो फिर ये लाइन हमारे पास हो जाएगी पैरेलल। फिर हमारे पास a1 अपॉन a2 दिस वन नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, मींस फर्स्ट वाली दो टर्म ही इक्वल नहीं, तो थर्ड वाला यहाँ निकालने की इसमें जरूरत नहीं है। तो ये लाइनें हो जाती है इंटरसेक्टिंग। ये हो जाएगी हमारे पास इंटरसेक्टिंग। ओके, अब देखो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग है और ये कोइंसिडेंट है और ये पैरेलल है। तो इसमें देखिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी दो, तो जो कट करेगी एक एक यूनिक पॉइंट पर कट करेगी। तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, वन यूनिक सॉल्यूशन। इसका वन यूनिक सॉल्यूशन होगा। ओके, मींस क्यू और वाई की एक वैल्यू आएगी। ओके, पैरेलल के अंदर दो लाइन पैरेलल है, ऑब्वियसली दोनों लाइन कहीं पे भी कट नहीं करेगी, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। दैट मींस नो सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। ओके, and now coincident means infinitely many solutions. Okay, infinitely many solutions are there because these two lines are coincident. When the lines are coincident, I can say infinitely many solutions are there. Okay, अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास अभी जो मेथड अवेलेबल है, जो हमारे सिलेबस में है, पहले एक्चुअली तीन मेथड थे, अब हमारे पास दो मेथड है। पहला है सब्स्टिट्यूशन। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या होता है कि किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी वेरिएबल की सिंगल टर्म निकालो। मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो इसको भी उधर भेज दिया जाएगा और a1 को भी बाद में डिवाइड में, मतलब उस वेरिएबल को अकेला करके दूसरी इक्वेशन में उस वेरिएबल की जगह, उसी सेम वेरिएबल की जगह जो अकेला करने से वैल्यू बनी थी उसको वहां पुट कर देना है। काइंड ऑफ क्वेश्चन करेंगे जो पता चलेगा, ये सब्स्टिट्यूशन हो गया। दूसरा मेथड होता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन से पता चल रहा है कि एलिमिनेट करना होता है किसी को। दैट मींस हम इनमें से किसी एक टर्म को एलिमिनेट करेंगे, और एलिमिनेट करने के लिए क्या चाहिए होता है, अगर मुझे x को एलिमिनेट करना है तो यहाँ पे इनका जो कोफिशिएंट है ये a1 a2 ये इक्वल होना चाहिए। माइनस प्लस में वो अलग बात है, बट इक्वल होना चाहिए। और अगर मुझे y के कोफिशिएंट y वाली टर्म को एलिमिनेट करना है तो y का कोफिशिएंट मेरे को इक्वल चाहिए, चाहे वो प्लस में हो माइनस में, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इक्वल होना चाहिए। The following system of equation has infinitely many solutions. तो क्वेश्चन क्या है, kx plus 3y minus ky3, kx plus 3y minus k minus 3 equals to 0। हमारे पास एक इक्वेशन तो ये दे रखी है और दूसरी इक्वेशन 12x plus ky, 12x plus ky minus k equals to 0। ठीक है, और ये दोनों लाइन दे रखी है
और हमें बोला है देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब मैनी सॉल्यूशंस का मीनिंग क्या हो गया कि ये दोनों लाइनें कौन सी हो जाएगी, कोइंसिडेंट लाइंस। ओके, तो कुछ नहीं, सिंपल सी हम कोइंसिडेंट वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या होता है कि A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास दूसरी टर्म के अंदर, तीसरी टर्म के अंदर K आ रहा है, कोई नहीं, दो हम कोई से भी इक्वेशन को सेम कर देंगे, K की वैल्यू निकाल देंगे। तो देखो A1 कितना हो गया, K अपॉन A2 हो गया 12, B1 कितना हो गया 3 अपॉन K, एंड देन यहां से C1 माइनस K माइनस 3 डिवाइड बाय माइनस K। अब यहां से हम इन दोनों को सॉल्व करके भी K की वैल्यू निकाल सकते हैं और यहां से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी K का स्क्वायर बनेगा, इससे K स्क्वायर से 2 वैल्यू आएगी और यहाँ पे थोड़ा इजीली आ जाएगी वैल्यू। तो इसको जब K को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा K स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ इधर मल्टीप्लाई किया 12 3 36। तो यहाँ से हमारे पास K की देखो कितनी वैल्यू जाएगी, K इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, रूट का 36। और जब किसी भी नंबर का रूट लेते हैं तो दो आंसर्स आते हैं, तो K विल बी प्लस माइनस 6। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा K प्लस माइनस 6। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है इस तरह से 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 499 एंड 101x प्लस 99y इक्वल्स टू 501। अब इस क्वेश्चन में करने में एक ट्रिक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है और इसको करने में आप अपना बहुत टाइम वेस्ट कर सकते हैं अगर आपको इसकी ट्रिक नहीं पता है। तो इसकी सिंपल सी ट्रिक क्या है, आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं लग जाना है। इस क्वेश्चन में देखिए आप 99x है तो यहाँ पे भी अगर 99 या फिर यहाँ पे 101 ऑब्वियसली नहीं बना सकते सीधे, तो यहाँ पे कोई भी दो कॉमन टर्म बनाने के लिए आपको बहुत बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, विच इज नॉट ए गुड आइडिया टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और ना ही इसको उधर ले जाके एलिमिनेट करने के लिए भी 99 डिवाइड में जाएगा, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो भी यहाँ पे x की वैल्यू ढंग से नहीं रख सकते। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे एक डिफरेंट तरीका देखो, पहले मैं कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट को ऐड कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 99x प्लस 101x। जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 200x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 200y इक्वल्स टू 501 प्लस 499, तो ये हो जाएगा 1000। अब यहां से देखो 200 से सभी कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 टाइम्स। तो ये आ गया x प्लस y इक्वल्स टू 5। अब हमारे पास एक बेटर इक्वेशन आ गई है। दूसरी इक्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे, मान लेते कुछ भी करें, हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं। इक्वेशन 2 में से माइनस कर दिया इक्वेशन 1 को। अब यहाँ पे जैसे ही माइनस करेंगे तो 101x माइनस 99x, तो ये बच जाएगा 2x प्लस, ओके प्लस और माइनस का देखिए यहाँ पे 99y है, सेकंड इक्वेशन ये है, तो ध्यान से देखिए 99 में से 101y अगर माइनस किया तो ये माइनस का 2y, ओके। और यहाँ पे 501 माइनस 499, तो ये बचेगा 2। अब यहाँ से भी 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, तो बचेगा x माइनस y इक्वल्स टू 1। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो गया है। एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन हम ये निकाल सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। अब यहाँ से डायरेक्ट पता चल रहा है कि इसमें एलिमिनेशन लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे एलिमिनेशन लगाएंगे, देखो ये y और y दोनों ऑब्वियसली पहले से ही तो डिफरेंट साइंस है, तो डायरेक्ट इनको ऐड करके भी आंसर आ जाएगा। क्यों, देखो y और माइनस y को ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और x प्लस x बन जाएगा 2x। 2x will be equals to 6। तो हमारे पास यहाँ से x कितना आ चुका है, देखो x आ चुका है 2x, 6 के डिवाइड में जाएगा 6 by 2 3, तो x 3 आ गया। अब इस एलिमिनेशन मेथड के बाद क्या होता है, जब किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है तो उस वेरिएबल को हम इक्वेशन के अंदर किसी भी दोनों इक्वेशन में से पुट कर सकते हैं। मान लिया इसमें पुट किया तो ये बन जाएगा 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो यहाँ से y इक्वल्स टू बन जाएगा 5 माइनस 3, सो y हो गया हमारे पास 2। तो ये 2 हमारे पास आंसर हो गया। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, x इक्वल टू 3
एंड y इक्वल्स टू 2। तो ऐसी इक्वेशन को देख के ये नहीं सोचना कि ये कैसे सॉल्व करेंगे, और ना ही इसमें एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट लगाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ऑब्वियसली सॉल्व करने में भी बहुत सारी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, पहले दोनों इक्वेशन को ऐड करके एक इक्वेशन बना दो, फिर दोनों इक्वेशन को माइनस करके एक इक्वेशन बना दो। हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएगी, फिर उन दोनों इक्वेशन में आप चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ या एलिमिनेशन मेथड लगाओ, आंसर हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ बोट कैन गो 30 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम इन 10 hours, and it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer in downstream in 13 hours. Find the speed of boat and the still water, कि वाटर की स्ट्रीम की और बोट की हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मान लेते कुछ भी हम है ना स्पीड मान लेते, हमें 2 वेरिएबल्स चाहिए। तो ऑब्वियसली हमारे पास 2 क्वांटिटीज है फाइंड आउट करने के लिए, पहला हमें बोट की स्पीड फाइंड करनी है और दूसरा हमें स्ट्रीम की स्पीड फाइंड करनी है। अब इसको ध्यान से समझिए। पहले मैं एज्यूम करता हूं, लेट अस एज्यूम स्पीड ऑफ बोट की स्पीड को x। अब यहां पे मैं मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर ऐसा कुछ नहीं कर रहा, ओके। लेकिन आपको अगर ऐसा किया तो ये गलत होगा, तो इसलिए यहां पे क्या पुट करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम की स्पीड को y कंसीडर किया, ओके। अब देखिए, हमने स्ट्रीम और बोट की स्पीड को कंसीडर कर दिया, हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुकी है। और अब हमारे पास जो कंडीशन गिवन है उसको देखिए। उसमें पहले है ना, ये बोट वाले जो क्वेश्चन होते हैं पानी वाले, तो उसमें 2 वर्ड आते हैं, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिए। अगर मैं बात करूं अपस्ट्रीम, देखो अपस्ट्रीम का क्या मतलब होता है कि मान लो कि पानी जो इस तरफ बह रहा है, ओके, पानी इस तरफ बह रहा है, बट जो हमारे पास बोट है वो इस तरफ जा रही है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है ना, ये अपोजिट मोशन हो गया एक तरह से। तो इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। अब हम बात समझते हैं कि डाउनस्ट्रीम किसको बोलते हैं, समझ के देखिए। डाउनस्ट्रीम का मतलब कितना हो गया कि इन मोशन या फिर इन डायरेक्शन, कुछ भी बोल सकते हैं, इन डायरेक्शन समझने के लिए, ओके। कैसे, देखो अगर पानी इस तरफ ही बह रहा है और हमारी जो बोट है वो भी इसी तरफ जा रही है, तो ये हो गया हमारे पास डाउनस्ट्रीम। तो क्या होगा, जब अपस्ट्रीम के अंदर कोई भी बोट जा रही होगी, जो भी पानी की स्ट्रीम होगी वो क्या करेगी, बोट की स्पीड को कम कर देगी ऑब्वियसली। और डाउनस्ट्रीम के अंदर क्या होगा, पहले से ही बोट इस तरफ जा रही है और वाटर भी इसी तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, एक साथ ऐड हो जाएगी, क्योंकि बोट की स्पीड बढ़ जाएगी इसकी वजह से। मान लो ये 10 किलोमीटर पर आवर से और ये 2 किलोमीटर पर आवर से, तो ऑब्वियसली बोट अब 12 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करेगी, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे को बोला है कि बोट जो है 30 किलोमीटर डाउन अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ट्रेवल करती है इन ओके। अब इसमें हमें बोला है कि बोट 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ट्रेवल करती है इन 10 आवर्स। सो टोटल टाइम हमें 10 आवर्स दे रखा है। अब समझ के देखिए, हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। तो अब मैं टाइम का फॉर्मूला यहां से डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड v, ठीक है। तो यहाँ पे 10 आवर्स लग रहे हैं, तो मान लेते हैं अपस्ट्रीम के अंदर t1 टाइम लग रहा है और डाउनस्ट्रीम के अंदर t2, और ये बन रहा है 10 आवर्स, ओके। तो यहां से इक्वेशन देखो, t1 पहला मैं मान लेता हूं। अब इसकी स्पीड पहले तो देखते हैं ना, तो इसके लिए स्पीड देखेंगे अपस्ट्रीम, ठीक है। अपस्ट्रीम के अंदर स्पीड कितना हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ओके। एंड डाउनस्ट्रीम में हमारे पास हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर।
अब हमें T1 निकालना है, तो T1 हमने ले लिया अपस्ट्रीम में, तो अपस्ट्रीम T निकालने के लिए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस है हमारे पास 30 अपॉन, अब हमारे पास वेलोसिटी मतलब स्पीड, उसकी अपस्ट्रीम के अंदर स्पीड कितनी है x माइनस वाई, क्यों? क्योंकि वो अगर स्ट्रीम के अगेंस्ट तो फिर माइनस हो जाएगी उसकी स्पीड, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, ठीक है, प्लस T2। अब डाउन स्ट्रीम के अंदर कितना ट्रेवल करते हैं? 44 किलोमीटर, 44 किलोमीटर x प्लस वाई, एंड दिस विल बिकम 10 आवर्स। तो ये हमारे पास 10 आवर्स आ गया। अब इस इक्वेशन को हमने फर्स्ट ले लिया। दूसरी इक्वेशन हमें क्या बोल रही है? दूसरी इक्वेशन बोल रही है कि वो अपस्ट्रीम 40 किलोमीटर एंड डाउन स्ट्रीम 55 किलोमीटर ट्रेवल करता है इन 13 आवर्स। तो देखिए 40 अपॉन x माइनस वाई प्लस 55 अपॉन x प्लस वाई इक्वल्स टू हमारे पास है 13। देखिए तो हमारे पास ये दो आ चुके हैं वैल्यूज। अब आप इस क्वेश्चन को समझने की, इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, ध्यान से देखिए। यहाँ पे x माइनस वाई है, x प्लस वाई, x माइनस वाई, x प्लस वाई। तो एक अच्छा तरीका है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 1 अपॉन x माइनस वाई को मैं कंसीडर कर देता हूं a, और 1 अपॉन x प्लस वाई को कंसीडर कर दिया मैंने b, क्योंकि हम पहले a और b की वैल्यू निकालते हैं तो बेटर रहेगा, इसको फिर वो वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखो तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा 30 अपॉन एक्स प्लस वाई, तो ये 30, फिर ये 1 अपॉन एक्स माइनस वाई है, तो इसको बना देंगे a, 30a प्लस ये बन जाएगा 44b, तो आ गया 44b इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब ये वैसे 2 से कट हो रही है तो ये कितना हो जाएगा 15a प्लस 22b इक्वल्स टू 5। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 40, तो ये हो जाएगा 40a प्लस 55b इक्वल्स टू 13। अब हम क्या कर सकते हैं कि एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। बेटर है हम एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। देखो एक तो चीज पहले से दिख रही है, बहुत अच्छी चीज दिख रही है कि इसको आप कुछ भी बनाना चाहोगे इक्वल तो थोड़ा टफ रहेगा, बट ये वाला टर्म है ना इजीली दिख रहा है। देखो इस इक्वेशन को अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो देखो 22 इंटू 5 कितना हो जाता है 110, और ठीक वैसे ही 55 इंटू अगर 2 करूं 55 इंटू 2 तो वो 110 हो जाएगा। तो देखिए इन इक्वेशन को वापस लिखेंगे, इससे क्या बनेगा, ये हो जाएगा 75a प्लस ये बन जाएगा 110b इक्वल्स टू 25, और ये इक्वेशन हमारे पास किस तरह आ जाएगी 80a प्लस 110b इक्वल्स टू 26। अब देखिए यहां से हमारे पास आ जाएगा ये 75a माइनस 80a माइनस 5a इक्वल्स टू, क्योंकि ये पार्ट हमारे पास 0 हो जाएगा तो माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो a इक्वल्स टू बन जाएगा 1/5। अब 1/5 को हम a को यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। देखो इस इक्वेशन के अंदर पुट कर रहे हैं 15, a की जगह मैंने पुट कर दिया 1/5 एंड प्लस 22b इक्वल्स टू 5, तो ये 5 से 5 कैंसिल हुआ 3, अब 3 उधर जाके क्या बन जाएगा, देखो 22b इक्वल्स टू 5 माइनस 3 2, तो 5 माइनस 3 हमारे पास आ जाएगा 2। तो अब ऐसे अगर 22 को 2 के अपॉन में ले जाएंगे तो 2 से काट के ये 11 और ये 1, तो b इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 1/11। अब हमने a और b किसको कंसीडर किया था, x माइनस वाई को 1/x माइनस वाई को a कंसीडर किया था और 1/x प्लस वाई को b कंसीडर किया था। अब वापस उसको वैसा कर लेते हैं, देखिए तो 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू 1/5 क्योंकि वो a था, और 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू ये हमारे पास 1/11, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, और ये बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 11। कैसे, हमने इसको उल्टा किया तो 1/5 का उल्टा 5 और इसका उल्टा x माइनस वाई ऊपर चला जाएगा, और यहां से कंपेयर करके देखो
1, इसको उल्टा किया x प्लस वाई और इसको उल्टा किया 11। अब दोनों इक्वेशन को मैंने ले लिया, ये इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर फोर्थ। ओके, अब मैं क्या करूंगा, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। तो थर्ड प्लस फोर्थ इक्वेशन क्यों ऐड क्यों किया है, क्यों ऑब्वियसली यहाँ पे माइनस वाई और यहाँ पे प्लस वाई है, तो वाई वाली टर्म हमारे पास एलिमिनेट हो जाएगी। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए हम दोनों को ऐड करेंगे। तो x प्लस एक्स ये हो जाएगा 2x, जो वेरिएबल है x में है वेरिएबल, तो यहाँ वाले x वाले वेरिएबल के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। किलोमीटर के साथ किलोग्राम को ऐड नहीं कर सकते, सेम वेरिएबल होना चाहिए, सेम क्वांटिटी होती है तो ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है। तो माइनस वाई से वाई गया, अब 11 प्लस 5 ये बन गया 16। अब 2 से जैसे ही कैंसिल आउट करेंगे तो x आ गया हमारे पास 8। तो x आ गया हमारे पास 8। तो x क्या था, स्पीड ऑफ बोट, बोट की स्पीड आ चुकी है 8 किलोमीटर पर आवर। अब इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे हम x को, तो y की वैल्यू आ जाएगी। अब यहां देखो पुट करके देखते हैं, ये 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 11। तो y इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ जाएगा 11, 8 उधर माइनस भेजेंगे तो 3, तो ये आ गया 3। तो दैट मीन्स अब इसको लिखेंगे ऐसे कि x आया 8 विच इज 8 किलोमीटर पर आवर एंड y आया हमारे पास 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये है हमारे पास स्पीड बोट की और वो हमारे पास स्पीड है स्ट्रीम की। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन या 5 मार्क का क्वेश्चन भी ये आ सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट ये है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम के अंदर जो यहाँ तक इक्वेशन बनती है, पहले तो ये इक्वेशन बना पाना, उसका मेन जो कोर कंसेप्ट है वो यहाँ से है। ठीक है, दोनों डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम के अंदर मिला के जो टाइम है वो 10 आवर्स है और टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड से निकालेंगे। डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम में स्पीड अलग अलग होगी और ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखें कि 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू ए को कंसीडर करना और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को बी कंसीडर किया। आपने दो अलग अलग वेरिएबल कंसीडर करके फिर इस इक्वेशन में ए और बी पहले फाइंड आउट किया और वापस उनको इसके इक्वेशन के सॉल्व कर दिया। तो ऑब्वियसली हमने जो है पहले ए और बी के लिए इक्वेशन सॉल्व करी, फिर वापस एक्स और वाई के लिए की, तो इसमें डबल मेहनत हो जाती है, इसीलिए ये क्वेश्चन और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंस दीजिएगा और अच्छे से इसको प्रिपेयर कीजिए। कहीं भी इसमें कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं ये क्वेश्चंस में, और इस क्वेश्चन को अच्छे से करके जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल। ओके, तो ये क्वेश्चन फिक्स रेंट वाला, फिक्स फेयर वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसा टैक्सी का भी आ सकता है, तो ये थोड़ा डिफरेंट दिया है ताकि उससे आप ये भी क्वेश्चन कर सको और टैक्सी वाला क्वेश्चन आए तो भी कर सको। तो इसके अंदर दे रखा है कि किसी हॉस्टल में एक तो फिक्स किराया है जो उनको पे करना ही है, और उसके बाद एक ऐसा रेंट है जो पर डे जैसे जितना खाना खाता है उसके अकॉर्डिंग उनको पे करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर एक स्टूडेंट 20 डेज के लिए, इफ यू लिव फॉर 20 डेज he has to pay 1000 रुपीज, तो मतलब वो 20 डेज का उसका फूड जो खाने के बाद उसको 1000 रुपीज पे करने पड़ते हैं। एंड देयर इज स्टूडेंट, अनदर स्टूडेंट बी, he stays for 26 days and pays 1180 रुपीज। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि हॉस्टल का फिक्स किराया, फिक्स रेंट कितना है एंड जो पर डे का फूड का चार्ज है वो कितना है। ठीक है, तो देखिए पहले हम एज्यूम करेंगे फिक्स हॉस्टल रेंट। फिक्स हॉस्टल रेंट इसको मैंने मान लिया ₹X। ठीक है, और फूड पर डे रेंट इसको मान लिया रुपीज हमने Y। ओके, तो अब हमें क्या पता है कि वो जब 20 डेज रुकता है, फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन 20 डेज रुकने पे स्टूडेंट तो पहले तो वो फिक्स रेंट देगा। ओके, और एक दिन रुकेगा तो Y, 2 दिन रुकेगा 2Y, और 20 डेज तक रुका है तो 20Y। ठीक है, और ये कितना टोटल देता है 1000। ओके, आप इससे बन गई इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन 2 में देखिए, स्टूडेंट ये है स्टूडेंट ए के लिए और ये स्टूडेंट बी के लिए। बी स्टूडेंट क्या करता है, देखो पहले तो उसका फिक्स किराया लगेगा प्लस वो 26 डेज रुकता है, तो 20y जैसे 20 डेज का है तो 26 डेज का 26y इक्वल्स टू 1180। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यहीं से इक्वेशन बनाने के बाद तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, पर मैन वही है। तो
क्या होता है कि ये क्वेश्चन कई बार टैक्सी और फेयर वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, इन दोनों में से आ सकता है क्वेश्चन आएगा। तो टैक्सी और फेयर का क्या रहता है कि कोई भी जो ट्रेवलर है वो टैक्सी में ट्रेवल करता है तो उसका एक फिक्स किराया लगता है और फिर उसके बाद वो पर किलोमीटर का अलग चार्ज लगता है। ठीक वैसे ही फिक्स किराया एक्स, और अगर 20 किलोमीटर चलता है तो 20 इंटू वाई, वाई क्या हो गया पर किलोमीटर का चार्ज, और इतने रुपए टोटल हो गए। तो वो क्वेश्चन भी ठीक इसी तरह से होगा जैसे ये क्वेश्चन हो रहा है। अब तो बहुत इजी है, दोनों इक्वेशन के अंदर हम एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। क्यू एक्स और एक्स का कोफिशिएंट सेम है, ऑब्वियसली जब हमारे पास कोफिशिएंट सेम रहता है तो एलिमिनेशन मेथड ज्यादा इजी रहता है। ओके, तो देखो इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। ठीक है, माइनस माइनस लग जाएगा, माइनस साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखो क्या बन जाएगा, एक्स से तो एक्स कैंसिल आउट हो गया, 20y माइनस का 26y, तो माइनस का 6y इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बन गया 1000 माइनस 1180, तो माइनस का 180, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट और 6 से ये कैंसिल आउट हो गया 30 टाइम्स, तो y इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 30। तो इसका मतलब जो पर डे का फूड का रेंट है वो कितना रुपया है, 30 रुपीज है। अब निकालेंगे फिक्स हॉस्टल रेंट, तो y की वैल्यू हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। चलो इसमें पुट करते हैं एक बार। तो देखो इन इक्वेशन 1 तो ये बन जाएगा x प्लस 20 इंटू वाई हो गया 30 इक्वल्स टू 1000, तो x प्लस ये कितना हो जाएगा 600 इक्वल टू 1000। अब 600 को उधर माइनस में भेजेंगे तो 1000 माइनस 600 400, तो हमारे पास फिक्स रेंट कितना आ गया 400 रुपीज। ठीक है, तो ये हमारे पास है फिक्स रेंट हॉस्टल का, हॉस्टल फिक्स रेंट। ठीक है, तो यही पूछा था, हॉस्टल का फिक्स रेंट आ चुका है हमारे पास 400 और पर डे का फूड चार्ज आ चुका है 30 रुपीज। ठीक है, ऐसे किलोमीटर और फेयर का अगर है टैक्सी के अंदर तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा टैक्सी का जो फिक्स फेयर होता है वो, और यहाँ पे आ जाएगा ऐसे पर किलोमीटर चार्ज, जैसे ये पर डे का फूड रेंट आया है। ओके, तो ये क्वेश्चन या तो ये आ सकता है या फिर टैक्सी और फेयर का आ सकता है, इससे अलावा इसके क्वेश्चन नहीं दे सकता इसके अलावा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, also the 9 times of the number is equal to the twice the number of the number obtained by reversing the digits। तो मतलब कि कोई नंबर है उसके 2 डिजिट्स का सम जो 9 है, और अब इस क्वेश्चन में ये है द सम ऑफ 2 डिजिट the sum of 2 digits of a 2 digit number is 9 and also the 9 times of the number is equals to the 2 times the number obtained by the reversing the orders of digits। okay, तो यहाँ पे देखिए पहले 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन को करने का कॉन्सेप्ट क्या है। मान लीजिए मेरे पास 2 डिजिट नंबर है समथिंग 86। ओके, तो 2 डिजिट नंबर को एक बार लिखते कैसे हैं, 86 को मैं लिख सकता हूं 8 मल्टीप्लाई 10 प्लस ये 6, मतलब जो यहाँ पे सेकेंड टर्म पे जो सेकंड प्लेस पे डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई और 6 को एज इट इज। ये क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जैसे बचपन में जैसे पढ़ा हो 443, तो इसको जो थर्ड प्लेस पे है उसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 3, तो इसी तरह से लिखते थे। तो ऐसे ही हमारे पास सेकंड डिजिट के लिए नंबर लेंगे तो हमें डिजिट्स के बारे में दे रखा है फर्स्ट डिजिट एंड सेकंड डिजिट, तो ध्यान से समझिए। मैं फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट दोनों को एज्यूम कर लेता हूं। हमने मान लिया एज्यूम फर्स्ट डिजिट, देखो फर्स्ट डिजिट क्या हो गया, फर्स्ट डिजिट इक्वल टू एक्स ले लिया और सेकंड डिजिट मैंने ले लिया वाई इक्वल्स टू वाई। ओके, तो हमें फर्स्ट कंडीशन क्या गिवन है, देखो फर्स्ट कंडीशन गिवन है कि दोनों डिजिट्स का सम 9 है, दैट मींस x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, इक्वेशन नंबर 1। फिर हमें बोला है ऑल्सो द 9 टाइम्स ऑफ द नंबर। ओके, ये नंबर क्या होगा, ठीक अभी जैसे करा था 86 का वैसे ही सेकंड डिजिट पर y है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10y से, ये हमारे पास सेकंड कंडीशन है। 10y प्लस जो फर्स्ट डिजिट पे बचा है उसको ऐड कर देंगे, जैसे 86 में 6 ऐड किया था x। देखो ये जो नंबर है ये हमारे पास नंबर है, दिस इज द ओरिजिनल नंबर। ठीक है,
तो ऐसे ये भी लिख सकते हो, नंबर क्या आ गया हमारे पास 10y प्लस एक्स। इसको अलग से लिख देते हैं ताकि लास्ट में फाइंड आउट करेंगे तो इससे वो नंबर पुट करेंगे। अब बोल रहा है कि ऑल्सो द 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, तो इसको कर देते हैं 9 टाइम्स इक्वल्स टू कितना है, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। तो मतलब हमें डिजिट्स को रिवर्स करना है, मतलब जो फर्स्ट डिजिट है उसको सेकंड डिजिट बनाना है और जो सेकंड डिजिट है उसको फर्स्ट डिजिट बनाना है। तो मतलब x की जगह y और y की जगह x, तो इसको 10y की जगह 10x प्लस y, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ये हो जाएगा 90y प्लस 9x इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20x प्लस 2y, ठीक है। तो यहाँ पे 90y हमारे पास, तो 2y को इधर भेजा 88y और 9x है, ये उधर जाके बन जाएगा 20 माइनस 9 बन जाएगा 11x और 11 से ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो x इक्वल टू आ गया हमारे पास 8y। तो x इक्वल टू 8y आ गया। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ना डायरेक्ट कोई एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 8y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो हम x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये कौन सा मेथड हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो 8y को यहाँ पे मैंने पुट किया x की जगह इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, x की जगह 8y प्लस y इक्वल्स टू 9, तो ये 9y इक्वल्स टू 9, ऐसे 9 कैंसिल आउट हो गए, y हमारे पास आ गया 1। अब y 1 आ गया है तो y की वैल्यू इन दोनों में से किसी में पुट करके हम निकाल सकते हैं, इसमें रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। तो देखो 8 इंटू 1, तो x हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो x हमारे पास कितना हो जाएगा 8 इंटू 1, तो x आ गया 8। अब हमारे पास x आ गया और y आ गया। हमारे पास नंबर क्या था, हमने पहले से रखा था लिख के 10y प्लस x, तो नंबर क्या हो जाएगा 10y प्लस x। तो देखो 10y कितना हमारे पास 1 है, 10 इंटू 1 10 प्लस x है हमारे पास 8, तो वो नंबर क्या आ गया 18। इसका मतलब वो नंबर होगा 18। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 2 डिजिट वाला क्वेश्चन करने के लिए ये उसका कोर कंसेप्ट है 10y प्लस x वाला, जैसे 86 को लिखा था वैसे, बस ये ध्यान में रहे तो क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 5 years hence Jacob's age will be 3 times his son's age, and 5 years ago Jacob's age was 7 times of his son. Find their present ages. अब मैं जैकब और उसके सन की प्रेजेंट एज एज्यूम कर लेता हूं। जैकब्स प्रेजेंट एज इज x years, ठीक है, और सन की प्रेजेंट एज y years। अब हमें फर्स्ट जो कंडीशन गिवन है कि 5 years hence, तो मतलब 5 साल के बाद या अब से 5 साल, तो 5 साल बाद मींस x प्लस 5, ये हो गई उसकी जैकब की एज, वो उसके सन की एज की 3 टाइम है, तो 3 टाइम ऑफ सन की एज हो जाएगी y प्लस 5। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 5 ये बन जाएगा 3y प्लस 15। अब इसको माइनस को 3y को इधर लेके आएंगे, x माइनस 3y, 5 को उधर लेके जाएंगे, 15 माइनस 5 ये बन जाएगा 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई हमारे पास यहाँ से। फिर हमें जो सेकंड कंडीशन गिवन है वो हमें कब की है, 5 years ago, मतलब 5 साल पहले जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन। जैकब की जो एज थी अपने बेटे की 7 गुना थी। तो 5 साल पहले x माइनस 5 ये हो गई जैकब की एज, और सन की एज से सन की एज रही होगी y माइनस 5, उसकी कितने टाइम्स थी 7 टाइम्स। तो इक्वेशन क्या बन गई, x माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस 35, तो ये हो जाएगा x माइनस 7y माइनस 35 और उधर जाके प्लस का 5 होगा तो माइनस का 30। इक्वेशन नंबर 2। अब x दोनों जगह x दिख रहा है हमको, कोफिशिएंट सेम है x का, तो इस कोफिशिएंट की वजह से हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। x माइनस 3y इक्वल्स टू 10। अब देखो सेम है तो हम नेगेटिव साइन चेंज सबके, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 7y प्लस का 3y तो माइनस का 4y, और ये हो गया माइनस 30 माइनस 10 माइनस का 40, माइनस 4 से माइनस 40 है तो y हमारे पास आ गया 10, तो y 10 आ गया, मतलब सन की एज आ गई 10 years। अब y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके
x निकाल सकते हैं। तो हम इक्वेशन फर्स्ट में देखो, x माइनस 3y इक्वल्स टू 10 है, तो x माइनस 3 इंटू ये 10 इक्वल्स टू 10, तो x माइनस 30 इक्वल्स टू 10, तो x हमारे पास आ गया 40। ठीक है, मीन्स जैकब तो कितना हो गया, जैकब हो जाएगा 40 इयर्स, और सन, ये x और y हमने प्रेजेंट एज ली थी तो उनकी प्रेजेंट एज आई है। ठीक है, जैकब की आ गई 40 इयर्स और सन की आ गई 10 इयर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर कुछ इस तरह से है, 2 अपॉन रूट एक्स प्लस 3 अपॉन रूट वाई, 3 अपॉन रूट वाई इक्वल्स टू गिवन है हमारे पास 2। फिर है 4 अपॉन रूट एक्स माइनस 9 अपॉन रूट वाई, 4 अपॉन रूट एक्स माइनस 9 अपॉन रूट वाई इक्वल्स टू 1। मैं इसमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, रूट x और रूट y दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे घबराना नहीं है। ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, 1 अपॉन रूट x को मैंने कंसीडर कर दिया a और 1 अपॉन रूट y को मैंने कंसीडर कर दिया b, 1 अपॉन रूट y विल बी b। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, ये फर्स्ट वाली तो 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 2, और दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4a माइनस 3b इक्वल्स टू 1, सॉरी 9b इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे 9b है और यहाँ पे 3b है, ऑब्वियसली हम कोई से भी इक्वेशन से गायब कर सकते हैं, बट अब देखो मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 2 जा 4a प्लस 6b इक्वल्स टू 4। अब इस इक्वेशन को यहां पुट कर रहा हूं, 4a माइनस 9b इक्वल्स टू 1। हम एलिमिनेशन मेथड से अब सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए साइन चेंज, माइनस, क्योंकि दोनों है ना सेम साइन के, इसलिए साइन हमने चेंज किया है, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। 6a प्लस 9 है, ये बन गया 15, और सॉरी 6b प्लस 9b 15b, और ये हमारे पास हो गया 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 हमारे पास कितना बन गया, 4 माइनस 1 3, तो यहां से b इक्वल्स टू 3 से ये कैंसिल आउट हो गया, 5b इक्वल्स टू 1, तो b इक्वल्स टू आ गया 1 अपॉन 5। ये तो हमारे पास b आ गया 1 अपॉन 5। a निकालने के लिए b की वैल्यू कहीं भी पुट कर देंगे, तो देखो इस b की वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन में, 2a प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 5 इक्वल्स टू 2, तो 2a प्लस 3 अपॉन 5 है, 3 अपॉन 5 को उस तरफ ले जाते हैं, 2 माइनस 3 अपॉन 5, कुछ नहीं अपॉन में 1, 2a, और इसका एलसीएम लिया हमने 5। अब 5 को 1 से डिवाइड किया 5 और 2 से मल्टीप्लाई किया 10, फिर ये माइनस 3 तो एज इट ही जाएगा, तो a इक्वल्स टू यहां से कितना आ गया, 10 माइनस 3 7 अपॉन 5 टू जा 10। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब देखो यहां से जब a हमने लिया था 1 अपॉन रूट एक्स, ठीक है, वो कितना था, 1 अपॉन रूट एक्स कितना आ गया, 7/10, तो हमारे पास रूट एक्स इक्वल टू आ गया 10 अपॉन 7, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे जब, तो ये आ जाएगा 100 अपॉन 49। ठीक है, ये तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत नहीं, कैसी भी वैल्यू आ सकती है x की। अब b की वैल्यू आई है 1 अपॉन रूट 5, तो b कितना था, 1 अपॉन रूट y, ये आया हमारे पास 1 अपॉन रूट 5, 1 अपॉन 5, तो y इक्वल्स टू हो गया 5 ये, तो y इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो ये आ जाएगी y की वैल्यू, ये x की वैल्यू। 1 अपॉन रूट x और 1 अपॉन रूट y आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा बट आंसर इजी है। ये ट्रेन से रिलेटेड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है, ये ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो ऐसा दिखेगा जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, बट ये है नहीं, ये क्वेश्चन है इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस
at a uniform speed, if its speed would have been 10 km per hour faster, then it would have taken 2 hours more. Okay, 2 hours less. And then if its speed 10 km per hour slower, then it would have taken 3 hours more than the actual time. Find the distance covered by the train. Okay, so हम assume करते हैं train covered distance या distance covered by train तो भी है ना, equals to x किलोमीटर, and time taken equals to y over. ठीक है, तो देखो अब स्पीड कितना हो गया समझो, स्पीड हमारे पास कितना हो जाएगा, एक बार समझ के देखो. सॉरी, ट्रेन कवर्ड डिस्टेंस, ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हो या फिर इसको ऐसे कर दो कि हम इसको ले लेते हैं ट्रेन स्पीड. हमारे पास डिस्टेंस निकालने, डिस्टेंस आ जाएगी, ट्रेन की स्पीड को ले लेते हैं x किलोमीटर पर आवर. अब देखो हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम. हाँ खोलो खोलो, खुला है. प्रेस नहीं है, प्रेस यहाँ शायद मिलेगी भी नहीं किसी के पास. उसके पास है, मणिकांत के पास. तो वो मुझे लेके रखा हुआ है, कहीं गया हुआ है. तो उस रूम में कोई नहीं है, पता नहीं कौन सा रूम है. राहुल रहता है ना उस रूम में, सेकंड फ्लोर पे बालकनी वाला है ये तो ना, उसको खुला ही रहता है रूम में से. वो कैमरामैन वाला. हाँ, बालकनी वाला रूम. तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड हमारे पास कितना है x और टाइम है y. तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ चुका है. अब पहला केस क्या है, पहले केस में बोल रहा है अगर स्पीड उसकी 10 किलोमीटर पर आवर अगर ज्यादा रही होती तो स्पीड इज x प्लस 10, और ये तो हो गई स्पीड इनटू टाइम, और टाइम कितना तब लग रहा है उसे 2 घंटे कम लग रहे हैं, तो मतलब y माइनस 2. लेकिन अभी डिस्टेंस तो वही ट्रेवल कर रहे हैं, तो ये नई स्पीड और नया टाइम मल्टीप्लाई करने से हमारे पास डिस्टेंस जो हमने एक्स वाई ली है ये है डिस्टेंस. ये तो हम एक्स वाई ही लिखेंगे. अब यहाँ पे एक्स वाई लग रहा है तो हो सकता है कि नहीं, यहाँ पे 2 मल्टीपल हो रहे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, 2 वेरिएबल आ रहे हैं, नहीं, एक्स वाई वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी. अभी देखो, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई, एक्स माइनस 2 माइनस 2x, 10 इंटू वाई प्लस 10y, एंड 10 इंटू माइनस 2 माइनस 20 इक्वल्स टू एक्स वाई. ओके, तो यहां से एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया. अब इसको पूरी टर्म को 2 से डिवाइड करके लिखते हैं. माइनस 2x को 2 से डिवाइड किया, माइनस x और प्लस 5y, माइनस का 20 उधर जाके बन गया 20. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गई. अब ठीक है, ऐसी दूसरी कंडीशन में क्या गिवन है, इफ इट्स स्पीड would have been 10 km per hour slower, then it would have taken 3 hours more than the actual time. Okay, अब स्पीड हमारे पास 10 किलोमीटर पर आवर की कम है, तो ऑब्वियसली टाइम ज्यादा लिया, कितना 3 आवर्स, और ये टोटल डिस्टेंस वापस कितनी हो जाएगी एक्स वाई. फिर इसको मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई माइनस 10 को y से माइनस 10y, एंड फिर x को मल्टीप्लाई किया y से, माइनस 10 को भी y से, फिर x को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 3x, और माइनस 10 को 3 से तो माइनस का 30 इक्वल्स टू एक्स वाई. अभी फिर से एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट. अब 3x को पहले लिख देता हूं, तो 3x माइनस 10y माइनस का 30 उधर जाके 30. इक्वेशन नंबर 2. हमारे पास ये दोनों इक्वेशन है. अब इन दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से भी यूज कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. तो इसमें सबसे बेटर तो ये है कि इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट इससे ऐड कर दें, क्योंकि 3x यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा. तो इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, माइनस 3x, एंड ये बन जाएगा 5 3 जा 15, तो ये प्लस 15y एंड इक्वल्स टू, ये हमारे पास हो जाएगा 20 इंटू 3 60. इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट वाली है, उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करके, फिर ये इक्वेशन अलग से लिखते 3x माइनस 10y, 3x minus 10y, this is equals to 30. अब एलिमिनेशन मेथड डायरेक्ट लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों जो टर्म है वो अलग अलग डिफरेंट साइंस है इसमें. यहाँ हम दोनों इक्वेशन के अंदर एलिमिनेशन मेथड का यूज करके ये दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, तो बचेगा 5y माइनस 10y इक्वल्स टू 5y.
तो यहाँ पे 60 प्लस 30, यहाँ पे प्लस हो रहा है तो दिस विल बिकम 90। सो 5 से कैंसिल आउट हुआ तो y हमारे पास आ गया 15 आवर्स। ओके, तो y हमारे पास आ गया, सॉरी नॉट 15, 18, हमारे पास आ गया 18 आवर्स। ठीक है, तो अब हमारे पास हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालते हैं उसकी। तो y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो इसमें देखो पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो माइनस एक्स प्लस 5 इंटू, तो माइनस एक्स प्लस 5 इंटू वाई, वाई हमारे पास 18 है और इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 20। तो ये माइनस एक्स उधर 20 है, 18 इंटू 5 90 होगा और उधर तक जाके माइनस का 90, तो माइनस 90 हो गया। तो माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 70 और एक्स हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 70 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से फिर हम देखें, अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहें तो हमारे पास डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, देखिए तो डिस्टेंस हो जाएगी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमारे पास 70 है और टाइम हमारे पास 18 आवर्स है। 18 आवर्स हमारे पास यहाँ से टाइम निकला है और ये हमारे पास 70 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। तो दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यहां से हमारी डिस्टेंस आ जाएगी। देखिए तो ये कितना आ जाएगा, 1260 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस आ गई। सो द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इज 1260 किलोमीटर। अगर इसके अंदर हमारे 10 ज्यादा स्पीड होगी तो 2 घंटे कम लगेंगे और 10 स्पीड अगर कम होगी तो 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। ठीक है, 10 स्पीड ज्यादा होगी तो 2 घंटे कम और 10 स्पीड कम हुई तो 3 घंटे ज्यादा। तो ये हमारा डिस्टेंस टोटल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एरिया इज गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स if the length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units। तो पहले इसको देखते हैं, हम assume करेंगे what is the rectangle's length and breadth। तो हमने देख लिया length assume किया x units and breadth is y units। तो this is a rectangle, so rectangle का एरिया हो जाएगा हमारे पास x into y square units। तो एरिया इज x y square units। ओके, तो अब यहां पे पहला बोला है कि लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हमारे पास लेंथ जो है रिड्यूस हुई 5 से और ब्रेथ इंक्रीज हुई 3 से, देन एरिया गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। अब देखो 9 से कम हुआ है तो पहले एरिया हमारे पास एक्स वाई था और माइनस 9। देखो इट डज नॉट बिकम्स 9 स्क्वायर यूनिट्स, इट एक्चुअली रिड्यूसेस बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। तो जो पहले ओरिजिनल एरिया था उसको माइनस 9 कर दिया। सो एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई एंड दिस विल बिकम्स एक्स इंटू 3x और ये बन जाएगा माइनस का 5y एंड माइनस 5 प्लस 13 माइनस 15 इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 9। अब देखो एक्स वाई से ये कैंसिल आउट हो गया, ये बचेगा 3x माइनस 5y और माइनस का 15 उधर जाएगा, प्लस का 15 बनेगा। सो माइनस 9 प्लस 15 तो ये हो जाएगा प्लस का 6। ये हमारे पास आ गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब दूसरी कंडीशन जो है, दूसरी कंडीशन ये गिवन है कि लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 2। सो लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 and breadth is increased by 2 and the area becomes increased by 67 square units। तो पहले हमारे पास xy था, अब हो जाएगा 67 ऐड हो जाएंगे। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो xy x into 2 2x and 3 into y 3y and 3 plus 2 6 3 into 2 6 and this is 6 7 plus xy। अब जो हमारे पास ओरिजिनल जो एरिया है एक्स वाई वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y। अब 6 है, ये उधर जाके 67 माइनस 61 बन जाएगा। तो यहां से देखिए हमारे पास इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए या तो एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं या सब्स्टिट्यूशन। देखो एलिमिनेशन मेथड यूज करने के लिए क्या करेंगे, हम कोशिश करते हैं इन दोनों को सेम बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या करते हैं, इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से और इस इक्वेशन को 3 से, तो ये 3 टू जा 6 हो जाएगा और ये 3 टू जा ये भी 6 बन जाएगा। सो नई इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, देखो
ये वाली बन जाएगी 3 2 6x माइनस 10y, क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, इक्वल्स टू 12, इक्वेशन नंबर 3। और दूसरी इक्वेशन इससे बनाएंगे 3 2 6 और ये 3 3 9, तो प्लस का 9 इक्वल्स टू ये बन जाएगा 183। अब इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों के साइन चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का और ये भी माइनस का, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 10y माइनस 9y, तो माइनस 19y, और ये बन गया माइनस का 171। तो यहां से माइनस का 19 माइनस के 171 से डायरेक्ट कट होके बन जाएगा y इक्वल्स टू 9। सो y क्या है, ब्रेथ, तो हमारे पास ब्रेथ आ गया 9 यूनिट्स। अब हम x जो है लेंथ निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी y की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो इन इक्वेशन फर्स्ट 3x माइनस y की जगह 9 पुट करेंगे, 5 इंटू y की जगह 9 एंड इट इज इक्वल्स टू 6। तो 3x माइनस 9 इंटू 5 45 इक्वल टू 6, तो ये 3x उधर जाके 45 प्लस हो जाएंगे, तो 45 प्लस 6 ये बन गया 51 और 3 से कैंसिल आउट होगा, तो x इक्वल टू 17। तो हमारे पास अब दोनों आ गए। तो लेंथ कितनी आ गई, देखिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 17 यूनिट्स। अब अगर कुछ भी मीटर या सेंटीमीटर नहीं गिवन है तो हमें यूनिट लिखना कंपलसरी, वरना इसका नंबर माइनस हो जाएगा। और y की वैल्यू जो y हमारे पास क्या ब्रेथ है, ब्रेथ जो कंसीडर की थी उसका आंसर आ गया हमारे पास 9 यूनिट्स। सो ब्रेथ आ गई 9 यूनिट्स। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन है कि रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ टू पर्संस इज 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स इज 4:3 एंड देयर सेविंग्स इज 2000 ईच मंथ फॉर एवरीवन। सो फाइंड द इनकम्स, तो दोनों की इनकम्स निकालनी है। अब 9:7 के अंदर इनकम है, तो मैं मान लेता हूं फर्स्ट पर्सन को एज इनकम। सो व्हाट इज द एज इनकम, I'll consider it as 9x and B's income. Okay, ये हो गया 7x। अब expenditure, so A's expenditure is equals to 4y and B's expenditure is 3y। तो यहां से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 9x is the income and 4y is the expenditure of A। तो इसके पास टोटल जो सेविंग हो जाएगी 4x माइनस 9x माइनस 4y इक्वल्स टू 2000, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ऐसी दूसरी इक्वेशन बनेगी उसकी, इसकी हो जाएगी 7x माइनस 3y इक्वल्स टू 2000। अब देखो अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम इसको सेम बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 27x माइनस 12y इक्वल्स टू 6000। और ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 28x माइनस 12y इक्वल्स टू 8000। अब देखो एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, तो यहाँ पे दोनों के साइन सेम लग रहे हैं, तो साइन चेंज, माइनस ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। फिर बचा 27x माइनस 28x, तो ये बन जाएगा माइनस x एंड इट विल बिकम्स माइनस 2000। तो x हमारे पास आ गया 2000। तो y इसमें निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ इनकम्स की वैल्यू पूछी है। तो देखो a की इनकम क्या होगी, इनकम ऑफ a, तो ये 9x है, सो 9 इंटू 2000, तो ये बन जाएगा रुपीज 18,000। फिर दूसरा हो गया B's इनकम। अब ये दे रखी है 7x, तो कितनी हो जाएगी 7 मल्टीप्लाई 2000, ये बन गया 14,000 रुपीज। ठीक है, सो उनकी इनकम कितनी होगी 18,000 रुपीज एंड 14,000 रुपीज। इसी तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे आपको। कई बार एक क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि ग्राफिकल तरीके से किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। जब दो लीनियर इक्वेशंस दे रखी हो 2 वेरिएबल्स में, 2 वेरिएबल्स के अंदर लीनियर इक्वेशन एक लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, लाइन को रिप्रेजेंट करती है। अब देखिए कैसे, हमारे पास मान लो कोई लाइन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 एंड दूसरी लाइन है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू
6। अब इसका लाइन का जैसे हम इक्वेशन बनाएंगे तो किस तरह से कोई लाइन बनेगी, ठीक है, ऐसे कुछ लाइन बनेगी। तो यहाँ पे ये जो आएगा 3,0, ये इसका कुछ आंसर आएगा। कहने का मतलब इन दोनों से जो लाइन ड्रॉ करनी है वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वही उसका सॉल्यूशन होगा। ये सॉल्यूशन कुछ इस तरह से करना है। तो ये कैसे करेंगे कि दो पॉइंट्स कोई भी निकाल के हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसके दो पॉइंट कैसे निकालेंगे, जैसे एक बार y 0 पुट करो तो x वहां पे 3 आ जाएगा, एक बार y को 1 पुट करो तो x वहां पे 2 आ जाएगा। तो ये पहला पॉइंट हो गया 3,0, दूसरा पॉइंट हो गया 2,1 मींस 2,1 ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से ये लाइन ड्रॉ करनी है, इस इक्वेशन से ये लाइन ड्रॉ होगी और दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वही इस दोनों क्वेश्चंस का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि जब लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो मतलब उनका यूनिक सॉल्यूशन होगा। ओके, सो यही क्वेश्चन है इस चैप्टर में से जो आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लीजिए तो आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 10th का वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। थैंक यू। और अगर आपके भी कोई सीबीएसई 10th की बोर्ड एग्जाम जो 17 को है उसके लिए कोई पढ़ाई कर रहा है और अभी उसे ऐसे क्वेश्चंस की जरूरत है जो वो अच्छे से कर ले, तो उसे और ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और वो अच्छे से अपने एग्जाम में मार्क्स अचीव कर ले, तो ये वीडियो उनके लिए है। उनको शेयर कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए। थैंक यू।